नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज नए अंदाज में, नए कलेवर और नए तेवर के साथ देखिए न्यूज हेडक्वार्टर। और नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बिल्कुल तैयार हो जाइए 1 घंटे खबरों के डबल डोज में। मैं आशुतोष चतुर्वेदी और विकास भदौरिया अब आपसे रोज मुलाकात होगी 1 घंटे और खबरों की कर देते हैं शुरुआत पहली खबर के साथ। विकास बिल्कुल, और देखिए पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। गाजीपुर में एक हादसे के बाद सड़कों पर सैकड़ों लीटर सरसों का तेल बिखर गया। आसपास के लोगों ने इसे आपदा में अवसर की तरह ले लिया। देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर के नैसारे गांव के पास टैंकर के पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर सरसों का तेल सड़क किनारे खाली पोखरी में जाकर भर गया। देखते ही देखते पोखरी सरसों तेल से लबालब हो गई। तेल बहने की खबर जैसे ही गांव तक पहुंची, लोग बाल्टी, डिब्बा, ड्रम लेकर मौके पर टूट पड़े। सड़क किनारे तेल बटोरने की होड़ मच गई। कुछ लोग तो अपने स्कूटर और बाइक की डिक्की तक में तेल भरते नजर आए। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ देर तक तेल बटोरने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर यह हादसा टैंकर चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस टैंकर के मालिक और ड्राइवर की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल सरसों तेल की लूट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पोखरी और आसपास इतनी गंदगी होने के बावजूद लोग तेल बटोर कर ले जा रहे हैं। फिलहाल लोगों को गंदगी नहीं बल्कि मुफ्त का तेल दिख रहा है, जिसकी कीमत अभी 150 से 200 रुपए लीटर है। वहीं देखिए बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में भिड़ गया। एक गुट राहुल से वक्फ बिल के खिलाफ समर्थन मांगने आया था, तो फिर क्या हुआ देखिए। गाली गलौज, मारपीट, भागम भाग और पटका पटकी, ये नजारा पटना के सदाकत आश्रम का है, जहां कांग्रेस का दफ्तर है। दफ्तर के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे और दफ्तर के बाहर महाभारत छिड़ी थी। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान कांग्रेस का एक धड़ा वक्फ बिल का विरोध करते हुए अंदर आ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राहुल गांधी बाहर निकलें और वक्फ बिल के विरोध में अपना समर्थन जाहिर करें। फिर क्या था, सदाकत आश्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया और बाहर से आए कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। इस मारपीट में कई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। अरे कांग्रेसी नहीं, वो चोर है। हरल विधायक है, कांग्रेस के नेता हैं। हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की। लेकिन आज सदाकत आश्रम में जो कुछ भी हुआ, उससे इस बात की चर्चा फिर से मुखर हो गई है कि बिहार में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ के शहीद स्मारक पर आज शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन देखिए सऊदी अरब सरकार के खिलाफ था। आइए अब आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। देखिए रिपोर्ट। शिया समुदाय इस बात से नाराज है कि सऊदी अरब के मदीना में पैगंबर मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा की कब्र को शहीद कर दिया गया है और अब उनकी कब्र खुले आसमान के नीचे है। इस जगह को जन्नत उल बकी कहा जाता है, जहाँ पैगंबर के खानदान के साथ उनके साथियों की कब्र है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में मांग की गई है कि हजरत फातिमा की कब्र को फिर से बनवाया जाए। यासूब ने सऊदी सरकार के कारनामे को लेकर बड़ा हमला भी बोला। क्योंकि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र तो धूप में है और ये सो कॉल्ड इस्लामी देश, जिनके झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मगर इनका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद तो आलीशान महलों में रहते हैं, मगर रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र पर साया नहीं। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि कब्र बनाने की मांग से जुड़ा एक पत्र भारत में सऊदी एम्बेसी को भी भेजा जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र की जगह को लेकर अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें अल बकी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वही खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ में बीकेटी के पास के मां चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद खरीदने पर जमकर बवाल हुआ। इस झगड़े में दुकानदारों ने 2 श्रद्धालुओं को बुरी तरह पीटा। और अब खबर दिल्ली से है। बेहद चौंकाने वाली खबर राजधानी दिल्ली के मयूर विहार से, क्योंकि जहां एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के बाहर जिसने भी इस मंजर को देखा, उसके पैर ठिठक गए। ये शख्स मेट्रो स्टेशन की बाहरी दीवार से लटका हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने इसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं था।
जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची। पहली क्रेन इस शख्स तक नहीं पहुंच सकी, इसके बाद दूसरी क्रेन मंगवाई गई। इन सब के बीच मान मनोबल की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन इनका कोई असर नहीं हुआ। एक बारगी युवक ने छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद यह शख्स बुरी तरह से घायल हुआ। उसे पास मौजूद अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आत्महत्या करने वाले शख्स की पहचान 42 साल के विक्रम के तौर पर हुई है। वो एक निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। जान देने की वजह क्या थी, अभी इसकी जानकारी मिलनी बाकी है। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कैंट में घटी एक सनसनीखेज वारदात ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक लड़के ने लड़की को चाकू से गोद डाला। दोनों की हालत गंभीर है। दिल्ली में एक बार फिर सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामला दिल्ली के कैंट इलाके में रविवार रात को 9 बजे लड़के और लड़की की मुलाकात होती है और कुछ देर बाद ही लड़के ने चाकुओं से लड़की के पेट और गर्दन पर जानलेवा प्रहार कर दिया, फिर खुद को भी चाकू मारा। दोनों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक लड़की और लड़का बीते 1 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़के ने यह जानलेवा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर लड़के ने लड़की को चाकू क्यों मारा। प्राथमिक जांच में पुलिस लव ट्रायंगल की जांच कर रही है। फिलहाल लड़के और लड़की वालों की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। और अब बात करते हैं पुणे की, जहां भीषण आग से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। और कैसे लगी यह भीषण आग, रिपोर्ट देखिए। भीषण आग की लपटें, जमीन पर आग से हाहाकार और आसमान में धुएं का गुब्बार। यह वीडियो महाराष्ट्र के पुणे की है, जब 2 मंजिला मकान में आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरा मकान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल ये इलाका पुणे के नानापेट का है, जहां एक मंदिर के पास स्थित पुराने लकड़ी के ढांचे में लगी आग, फिर आग ने पास के मकान को अपनी चपेट में ले लिया। 2 मंजिला मकान लकड़ी की बनी थी और देखते ही देखते आग पूरे मकान में फैल गई। फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूरा वुडन स्ट्रक्चर था, ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर है। उसको जब आग लगी, अंदर से शायद बहुत पहले से आग लगी होगी, प्लान करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। आग आसपास की इमारतों तक ना फैले और आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया गया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। वहां हुई बीजेपी की रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद सियासी लड़ाई छिड़ गई। अब देखिए, सूबे की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की सियासी लड़ाई कोई आज की नहीं है। आए दिन दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर किया गया ये पोस्ट देखिए। यह पोस्ट पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने किया है। इस पोस्टर में कार पर हुए हमले की तस्वीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करके मजूमदार ने लिखा, सिर्फ भगवा झंडा ले जाने पर गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़ दिए गए, अराजकता फैलाई गई। ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि टारगेट हिंसा थी। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर रविवार की है, जब दीदी के बंगाल में बीजेपी ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली थी। सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद ममता बनर्जी की पुलिस ने भी उसका जवाब दिया है। जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसी कोई गतिविधि हुई। गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्थिति सामान्य है। जांच के लिए केस दर्ज किया जा रहा है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उन शिक्षकों से मुलाकात की जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 41 पन्नों के फैसले में कहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को दागदार बना दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फैसले का स्वागत भले किया हो, लेकिन शिक्षकों की योग्यता पर उठ रहे सवाल से सहमत नहीं है। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে পড়ার জন্য ভেঙে ফেলে দেওয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে, একটা পরিকল্পনা চলছে। 9, 10, 11, 12 এর টিচাররা गेटवे ऑफ द हायर एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से विपक्ष के तेवर गर्म हैं। बीजेपी योग्य शिक्षकों की बहाली की मांग कर रही है। हम लोग जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची के रेप मर्डर का मामला सामने आया है। इस वारदात के खिलाफ स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। आरोपियों को थाने में देखकर भीड़ ने पत्थरबाजी की। 6 साल की वो मासूम रविवार सुबह करीब 9 बजे दूसरी बच्चियों के साथ कन्या भोज में गई थी। वो घर नहीं लौटी तो पुलिस को खबर दी गई। दिन भर की तलाश के बाद सभी के हाथ खाली रहे। शाम के वक्त एक कार से बच्ची का शव बरामद हुआ। चेहरे पर खरोच के निशान थे, होंठ और नाक से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रिक शॉक से मौत की बात कही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ जारी है। खाकी अमले को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है, पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। आज ऑफ डेट को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी। जिस युवक की कार थी उसी ने बंद गाड़ी में शव होने की जानकारी दी। गुस्साए लोगों ने उसके घर में आगजनी की। पोस्टमार्टम के बाद परिजन और स्थानीय लोग बच्ची के शव को थाने लेकर पहुंच गए। वहां आरोपियों को देख भीड़ भड़क गई। आरोपियों पर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। परिजनों ने इंसाफ न मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। और अब खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चले। इस बीच एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। मामला पुलिस के सामने पहुंचा है। अलवर के फारी गांव में ये बवाल खेत में नील गाय के घुसने को लेकर हुआ। दोनों पक्षों के बीच इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान एक पक्ष ने अवैध हथियार से करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही फायरिंग करने वाला वहां से भागने लगा, लेकिन भागते समय वो बंदूक को लेकर गिर गया और उसके सर में बंदूक की बट से चोट लग गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और घायल होने की वजह से उसे अलवर के अस्पताल लेकर गए। इस बवाल के दौरान हुई फायरिंग में 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर बदमाशों की धरपकड़ करने की कोशिश में जुटी है। अब बात उत्तराखंड के हरिद्वार की। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। देखिए, आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आसमान में छाया धुएं का ये गुब्बार हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री से निकल रहा है। यह आग रात करीब 9 बजे लगी। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। यही वजह है कि इसे बुझाने के लिए 9 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। हरिद्वार के इब्राहिमपुर गांव में गणपति केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की घटना ने बड़े हादसे का रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोगों के झुलसने की खबर आई है। आग पर काबू पाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम सर्च अभियान में जुटी। इसमें जो है केमिकल की आग थी, तो इसमें हमारे फायर स्टेशन मायापुर और जो भी 3 फायर स्टेशन 4 थे, वहाँ से सभी जिलों से गाड़ी आई। फोम का प्रयोग किया गया, तो बम मुश्किल ये आग जो है काबू पाई। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हरिद्वार में आग से मची तबाही के बाद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आग की जद में जो कुछ भी आया वो जलकर खाक हो चुका है। इस आग की चपेट में 4 मजदूर फंसे थे, जिनकी तलाश जारी है। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बिहार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की है। यात्रा बेगूसराय से शुरू हुई। इस पदयात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए।
राहुल गांधी के साथ इस पद यात्रा में हजारों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। राहुल गांधी की अपील पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। राहुल गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखा। मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल जी ने, वो मोहब्बत की दुकान का वो दिख रहा है, असर दिख रहा है लोगों में। वहीं बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, राहुल जी का बिहार दौरा तो समझ से परे है। हाल के दिनों में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो अब वो बैकफायर कर रहे हैं। वही राहुल गांधी का कहना है कि इस पद यात्रा का मकसद पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना, उनके संघर्ष और कष्ट को दिखाना है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय बाजार ब्लैक मंडे साबित हुआ। देखिए, भारतीय बाजार की हालत यह रही कि एक दिन के अंदर 19.4 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। तो भयंकर गिरावट के साथ बाजार बंद भी हुआ। रिपोर्ट। पिछले कई महीने से भारतीय शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है। निवेशकों को रोज नई उम्मीदें होती हैं कि आज बाजार में ठहराव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सोमवार का दिन तो भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा रहा, जब सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 2200 अंक गिरा तो निफ्टी 22,161 पर बंद हुआ। इस वक्त राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने गिरते बाजार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा। आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हाल के महीनों में यह सबसे तेज गिरावट में से एक है और इस गिरावट से निवेशकों का करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया। अब यहां यह जानना जरूरी है, तो आपको बताते हैं कि शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह क्या है, आखिर क्यों भारतीय बाजार सबसे बड़ी गिरावट पर है। और आपको यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय शेयर बाजार में ये भारी गिरावट के पीछे कई ग्लोबल और घरेलू कारण हैं और इसके सबसे बड़ी वजह क्या है, वो अब डिटेल से समझिए जरा। और हम आपको बताएंगे। देखिए, बड़ी गिरावट की वजह ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, ये सबसे बड़ा ग्लोबल रीजन है जिसने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया और इससे दुनिया भर के निवेशकों की बेचैनी काफी बढ़ गई। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी तेज गिरावट देखी गई, जिससे साफ है कि ट्रेड वॉर की चिंता अब पूरी दुनिया को है। अब देखिए, जेपी मॉर्गन ने अमेरिका और दुनिया में मंदी की संभावना को 60% तक बताया है और इसके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की शुरू हो रही बैठक पर भी निवेशकों की नजर है। इससे भारतीय बाजार में और भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर बाजार में भारी बिकवाली का माहौल बना दिया, जिसकी वजह से शेयर बाजार मुंह के बल धड़ाम गिरा। तो ये मुख्य वजह हैं और दुनिया भर में चिंता की बात भी है और इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन अगली खबर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की लेकर। आज मुरादाबाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। अवैध निर्माण के खिलाफ इस अभियान के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। यहां मंडी समिति की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था। बार बार की चेतावनी के बावजूद ये अवैध कब्जे हटाए नहीं गए थे। ऐसे कई निर्माण किए गए थे, कुछ एक मंजिला थे, कुछ जगह 2-2 मंजिला इमारतें खड़ी की गई थीं। बुलडोजर के जरिए इन सभी इमारतों को ध्वस्त किया गया। ये निर्माण पक्के थे और काफी मजबूत थे, इसलिए मशीन से भी इसे जमींदोज करने में काफी वक्त लगा। किसी विरोध की सूरत में हालात पर काबू पाने की भी पूरी तैयारी थी। जिला प्रशासन के तोड़फोड़ अमले के साथ पुलिस की भारी भरकम टीम मौजूद थी, लेकिन अवैध इमारतों को बनाने वालों ने कार्रवाई से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी अवैध इमारतें कैसे तैयार हो जाती हैं। के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर थे। जी हाँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में बच्चों से भी मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी, यानी जनता दरबार लगाया। गोरखपुर प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में थे, जहां काफी लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। इन मुलाकातियों में कुछ मासूम भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को भी पूरा समय दिया।
उनसे देर तक बात की और सवाल भी पूछे। उन्होंने बच्चों को उनकी पसंद का खाने का सामान भी दिया। इस दौरान वो मुस्कुराते नजर आए। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर के उस हिस्से में गए जहां मोरों को रखा गया है। योगी काफी देर तक मोर को चारा खिलाते नजर आए। इन हल्के फुल्के पलों के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर जनता दर्शन भी रखा गया था। काफी सारे फरियादी अपनी समस्याएं लेकर हाजिर हुए थे। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। सीएम ने हर किसी से बातचीत की, उनकी परेशानी को जाना और उनसे जुड़े सवाल भी किए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। गोरखपुर के लोगों को योगी आदित्यनाथ के दौरे का इंतजार रहता है और अमूमन वो जब भी जिले में पहुंचते हैं जनता दरबार जरूर सजता है। ये तो बात होगी देश की। अब जरा विदेश में क्या हो रहा है आपको बताएं। अमेरिका की खबर, क्योंकि वहां बाढ़ से मचे तबाही और मंजर ने काफी परेशान किया है। अमेरिका के दक्षिणी और मध्य पश्चिमी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। अचानक आए तूफान के बाद बाढ़ ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया, तो इसमें 18 लोगों की मौत भी हो गई। रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जहां तक भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। घर हो या फिर गाड़ियां, सब के सब जलमग्न हैं। तस्वीरें ऐसी कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के दक्षिणी और मध्य पश्चिमी इलाकों की यह तस्वीर है। भीषण तूफान के बाद आए बाढ़ का ऐसा वीडियो जो पिछले 28 वर्षों में नहीं देखा गया। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो बारिश के साथ तेज हवाओं से कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। लुइसविले के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने कहा है कि ओहियो नदी का जलस्तर 24 घंटे में 5 फीट बढ़ चुका है। अभी और बढ़ने की आशंका है। कई इलाकों में बिजली काट दी गई है, तो कई इलाकों में गैस की सप्लाई बंद हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षा के लिए सैंडबैग तैनात किए गए। पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि बाढ़ कई दिनों तक जारी रह सकती है। और अब खबर मिडिल ईस्ट से। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ताजा हमलों में कुछ लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं। हादसे में घायल लोगों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं और दुनिया भर में इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजा में इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को खान यूनिस में पत्रकारों के लिए बने टेंट पर हुए हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हैं। यह टेंट दक्षिणी शहर के नासिर अस्पताल के बाहर लगाया गया था। कई पत्रकार इसे बेस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अस्पताल के अधिकारियों ने भी घायलों में कुछ पत्रकारों के शामिल होने की पुष्टि की है। इस हमले से पहले इजरायली हमलों में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी थी और उसके कुछ ही घंटों के बाद नासिर अस्पताल में बाहर लगे टेंट पर एयर स्ट्राइक की गई। रविवार को ही इजरायली सेना ने फलस्तीनियों को डेर अल बल्लाह के कई इलाकों को खाली करने का आदेश दिया था। यह आदेश गाजा से इजरायल की ओर करीब 10 रॉकेट दागे जाने के तुरंत बाद आया था। युद्ध विराम के पहले चरण के बाद जहां एक ओर इसे बढ़ाने की कोशिशें हो रही थी, वहीं बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर दोबारा इजरायली हमले जारी हैं। वहीं इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बमबारी की है, जिसमें 30 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से बमबारी की है। रविवार को इजराइल के हवाई हमले में 30 लोगों की जान चली गई। यह हवाई हमला तब हुआ जब गाजा की तरफ से इजराइल पर 10 प्रोजेक्टाइल दागे गए थे। बताया जा रहा है कि मध्य गाजा के डेर अल बालाह के अस्पताल परिसर में हुए धमाके में 30 लोगों की जान चली गई। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इजरायली सेना ने पहले आदेश दिया कि डेर अल बालाह के आसपास के इलाके को लोग खाली कर दें। इसके कुछ ही देर बाद इजरायल की ओर से हवाई हमला हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनी गई। यह आदेश तब आया जब गाजा की तरफ से इजरायल पर रविवार को 10 प्रोजेक्टाइल दागे गए। इसमें 5 को सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया था। इसकी जिम्मेदारी हमास ने ले ली थी। फलस्तीन में इस वक्त खाने पीने के सामान की तंगी बनी हुई है, जिससे लाखों फलस्तीनी प्रभावित हो रहे हैं। तो इजराइल हमास जंग के 1.5 साल पूरे होने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू उन लोगों को नहीं छुड़ा पाए हैं जिन्हें हमास ने अगवा किया। यही वजह है कि अब इजरायलियों के सब्र का बांध टूट रहा है और सड़कों पर उतर रहे हैं।
इजराइल की जनता जंग रोकने की मांग कर रही है और उन इजरायलियों को छुड़ाने की गुहार लगा रही है जो अभी भी हमास के कब्जे में है। जेरूशलेम में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और नेतन्याहू पर हमला बोला। Near the house of the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. We call upon you, Netanyahu, Trump, please. It's been a year and a half. Bring them all home now. Netanyahu, you are free to go as you please. इजराइल के लोगों की उम्मीद इसलिए भी ताजा हुई क्योंकि गाजा में चल रही जंग को रोकने के लिए अमेरिका भी आगे आया है। इजरायलियों को लगता है कि ट्रंप के दखल देने से हालात बेहतर हो जाएंगे और हमास के कब्जे से उनके रिश्तेदारों को छुड़ा लिया जाएगा। जेरूशलेम में प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिनमें उन लोगों की तस्वीर थी जिन्हें हमास ने बंधक बनाया है। हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में हमास ने इजराइल के 250 नागरिकों को बंधक बनाया था। और अब लौटते हैं देश वापस। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। 2 दिनों तक मौसम में खुशगवारी रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद लू दस्तक देने वाली है और पारा चढ़ने वाला है। ऐसे में लखनऊ जू ने भी खास तैयारियां की हैं जानवरों के लिए। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा और लू के थपेड़ों से इंसान से लेकर जानवर बेहाल होंगे। गर्मी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जू ने भी खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं। चिड़ियाघर में जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए कूलर, स्प्रिंकलर और मैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जू के जानवरों को धूप से बचाने के लिए बाड़ों के पास भारी संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। हमारे पक्षियों के बाड़े हैं या जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है, जो हमारे सेंसिटिव एनिमल्स हैं, वहाँ पर चटाइयाँ लगा दी गई हैं। खस की चटाई हम लोग लगाते हैं ताकि उसको गीली कर सकें और ठंडी हवा दे सकें। लखनऊ जू में जानवरों को पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था मजबूत की गई है। सुबह शाम पीने का ताज़ा पानी भरकर बाड़ों में रखा जा रहा है। जानवरों के बाड़ों को हर दिन धोया जा रहा है और उन्हें ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है। हिरन के बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जानवरों के खाने पीने में भी बदलाव किया गया है ताकि उन्हें हाइड्रेटेड रखा जा सके। लेकिन इसी के साथ बढ़ती गर्मी के साथ अब बाजार मिट्टी के बर्तनों से भी सज चुके हैं। राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में बिकने वाले ये बर्तन गर्मी से राहत देने का काम कर रहे हैं। भारतीयों के लिए पानी को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत गर्मी के महीनों में बढ़ जाती है। देश के कई हिस्सों में गर्मियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में घड़े, सुराही और मिट्टी के बर्तन बाजारों में सज चुके हैं। राजस्थान के अजमेर की ये पहली तस्वीर बता रही है कि अब प्यास बुझाने और दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की दरकार है। हालांकि आज के जमाने में लोग फ्रिज के साथ साथ बर्फ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बात मिट्टी से सने इन बर्तनों की है वो बात किसी और चीज में नहीं है, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बचाने में इनकी भूमिका बहुत अहम है। मिट्टी के बर्तन का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, ये प्राकृतिक रूप से भी लाभदायक है, क्योंकि मिट्टी में क्षारीय गुण होते हैं और उसमें रखे पानी में अवशोषित हो जाते हैं। इसलिए जब हम मिट्टी के बर्तन से पानी पीते हैं तो ये एसिडिटी को दूर रखने और शरीर के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है और अनियंत्रित बस लोडर से जा टकराई थी। बीच सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत और रोते बिलखते घायल। तेज रफ्तार बस एक बार फिर से मौत का सबब बनी है। हादसा शिमला बाईपास के सेहनीवाला में हुआ। स्कूली बच्चे छुट्टी के बाद निजी बस में सवार होकर घर लौट रहे थे। तेज स्पीड की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाया और लोडर से टकराने के बाद बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। शव बस के नीचे दबे हुए थे। बिना मशीन के बाहर निकाला जाना संभव नहीं था। बाद में जेसीबी मंगाई गई और काफी कोशिशों के बाद बस को सीधा किया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मरने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मौत के पीछे बस अफसोस ही बचता है। किसी एक की गलती ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली और 3 घरों में अंधेरा छा गया। आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने सफाई दी है कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने के बावजूद मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है।
तेल के बाद अब एलपीजी के दामों में भी सरकार ने इजाफा कर दिया है। दिल्ली में एलपीजी अब 853 रुपए में मिलेगी, जबकि उज्ज्वला के लाभार्थियों को 500 से बढ़कर 550 रुपए देने होंगे, जबकि मुंबई के लोगों को इसके लिए 852 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। आखिरी बार सरकार ने पिछले साल 100 रुपए के सिलेंडर पर कटौती की थी। हालांकि सरकार का तर्क है कि एलपीजी सिलेंडर अब भी पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी सस्ती है। भारत घरेलू सिलेंडर का 60% ईंधन आयात करता है। इसी सप्ताह कमर्शियल सिलेंडर्स पर 41 रुपए की कटौती की गई थी। लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से करोड़ों उपभोक्ताओं पर इसका असर जरूर पड़ेगा। तेल कंपनियों का कहना है कि लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने से करीब 41,000 करोड़ का घाटा हुआ है। और ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई। अप्रैल का महीना है और सूरज की तपिश का असर दिखने लगा है। देश के कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बदलते मौसम में अब आम लोगों की नई जंग शुरू होने वाली है। 20 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है और अभी देश में सबसे गर्म गुजरात का कांडला और राजस्थान का बाड़मेर है, जहां का पारा तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही लू चलने जैसी स्थिति की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। जैसा है सामना करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, अब कमाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी का सितम अभी से शुरू हो गया है। यहाँ गर्मी से राहत के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग बचाव के तमाम उपाय कर रहे हैं। यहाँ तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास है। अचानक से गर्मी बढ़ गई है तो अभी क्या एकदम से हम माहौल भी एडजस्ट नहीं कर पाए। अब एकदम से सडनली गर्मी होने लगी तो सुबह 9 साढ़े 10 बजे ही हालत खराब है। बिना फेस कवर किए तो निकलना पॉसिबल है नहीं। बाइक से भी कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। गर्मी ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी और चिलचिलाती गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको और हमें बेहद सतर्क रहने और खान पान पर ध्यान देने की सख्त दरकार है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाने के मामले में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। कोलकाता में बीजेएमवाई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। पच्चीस 25,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की रोजी रोटी छिन गई है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और अब बंगाल में यह मामला टीएमसी बनाम बीजेपी का हो गया है। बड़ी तादाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और ममता सरकार के खिलाफ विरोध के बिगुल को बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नारेबाजी के साथ धक्का मुक्की भी हुई तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कुछ बीजेएमवाई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल में एसएससी की ओर से स्कूल्स में ये नियुक्तियां की गई थीं, लेकिन कई अनियमितता पाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। जबकि जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ की योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। एनआईए ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए को जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल में पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आरोपी मोहम्मद आसिफ के मोबाइल में से एक फाइल बरामद हुई है। फाइल में एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम था जिसके तहत योग, मार्शल आर्ट, गेम्स जैसे कई प्रोग्राम का जिक्र था। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि योगशाला और अखाड़ों की आड़ में इन ट्रेनिंग कैंप्स में नौजवानों को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच के दौरान आरोपी के फोन से कई तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के हाथ में एयर गन है। इसके अलावा कई तस्वीरों में पुरुषों और महिलाओं को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जानकारी मिली है कि पीएफआई कैडर को ब्रेन वॉश करने के बाद 2 हिस्सों में ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें मार्शल आर्ट, मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। ट्रेनिंग के दूसरे हिस्से में कुल्हाड़ी, तलवार और चाकू से प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें व्यक्ति के सिर, छाती, कंधे और अन्य कमजोर हिस्सों पर हमला करने की तकनीक सिखाई जाती थी। जांच में दावा किया गया है कि पीएफआई ज़कात के नाम पर वसूले गए पैसों से यह ट्रेनिंग कैंप चलाता था।
ये दुखद खबर गुजरात से है। गुजरात के कच्छ में एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में जा कैद हुआ। कच्छ के माधापर सर्कल के पास बाइक पर सवार एक अधेड़ व्यक्ति मुड़ने के लिए खड़ा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रक चालक हादसे के बाद भी ब्रेक नहीं लगाता है और बाइक सवार को घसीटते हुए आगे बढ़ जाता है। वो बाइक सवार को करीब 50 फीट तक घसीटते हुए लेकर चला जाता है। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक के नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ड्राइवर की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फरवरी में भी कच्छ के भूज में एक बड़ा हादसा हुआ था, जब एक ट्रक की प्राइवेट बस से टक्कर हुई थी। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हुए थे। अब यह बाइक का नया हादसा सामने आया है। कच्छ में हुए इस ताजा सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश भर में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। इंसानों के साथ साथ अब जानवरों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। में जू के जानवरों को गर्मी से बचाने की तैयारी चल रही है। देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति से ये खास रिपोर्ट। चिड़ियाघर के जानवरों को तरोताजा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चीता, गेंडा, हाथी के शरीर के तापमान को कम करने के लिए उन्हें नहलाया जा रहा है। जानवरों के पिंजड़े पर लगी चटाइयों को पानी से नम किया जा रहा है ताकि उन्हें गर्मी से बचाया जा सके। ये तमाम इंतजाम आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर चिड़ियाघर में किया गया है, जहां कुछ दिन पहले से ही इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया था। Whatever required summer arrangements we have already taken up for the animals as well as for the visitors. For the animals, especially for the night shelter as well as the open day enclosures. For night shelter, we have arranged the cuscus mats with coolers. गर्मी के मौसम को देखते हुए जू के जानवरों के खान पान में भी बदलाव किया गया है। खाने में खीरा, तरबूज की मात्रा बढ़ाई गई है ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो। यहाँ मौजूद जानवरों को लगातार नहलाया जा रहा है ताकि वो हाइड्रेटेड रहें। तिरुपति का वेंकटेश्वर चिड़ियाघर 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के करीब 1000 से ज्यादा जानवर शामिल हैं। और ये खबर ब्राजील से है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने माफी कानून के समर्थन में एक बड़ी रैली की है। ये कानून उन्हें आपराधिक आरोपों से मुक्त कर सकता है और दर्जनों समर्थकों की जेल की सजा को खत्म भी कर सकता है। बोल्सोनारो के दर्जनों समर्थकों ने 2 साल पहले लूला दा सिल्वा के राष्ट्रपति चुने जाने के खिलाफ ब्राजील की संसद पर धावा बोला था। बोल्सोनारो पर अक्टूबर 2022 के चुनाव में लूला से हार के बाद तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगा है। जांचकर्ताओं का कहना था कि बोल्सोनारो ने 33 अन्य लोगों के साथ मिलकर लूला को जहर देने और सुप्रीम कोर्ट के जज की हत्या करने की साजिश रची। मार्च में सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक पैनल ने आरोपों को स्वीकार कर लिया और बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। रविवार की रैली में बोल्सोनारो ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ब्राजील के लोगों पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए माफी कानून को मंजूरी देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशंसक माने जाने वाले कंजर्वेटिव नेता बोल्सोनारो ने कहा कि ब्राजील की अदालतें कानूनी कार्रवाई के जरिए उनका शिकार करने की कोशिश कर रही हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में मेरे साथ इतना ही। हमारे साथ आप सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे देश दुनिया की हर खबर पर अपडेट जानने के लिए देखिए न्यूज हेडक्वार्टर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए न्यूज़ एट निधि कुलपति के साथ।